मैं कह तो कॉपी पेन लिया। हम्म, इधर देख विशु, इधर देख। मतलब अपनी जो क्लास क्या रहेगी आज, ज्योग्राफी की रहेगी। बिल्कुल सामान्य परिचय चलेगा, बिल्कुल सामान्य परिचय। ठीक है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, लाइव हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका एग्ज़ाम हो, अभी लेटेस्ट में जो एग्ज़ाम है एओसी का, आर्मी का, इनके खासकर विद्यार्थी क्लास को पूरा जरूर देखें। बताना चाहता हूँ आपको कि जो ज्योग्राफी है, भूगोल, सबसे पहले तो दो बातें याद रखें। एक तो भूगोल का पिता, भूगोल का पिता, तो लिख सकते हो भूगोल का पिता। दो शब्द याद रखना। कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए भूगोल का पिता किसे बोलते हैं, तो आपका जवाब एक ही रहेगा, हिकेटियस। क्या रहेगा? हिकेटियस, हैकेटियस। ठीक है। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि सर सबसे पहले भूगोल को यानी कि ज्योग्राफी किसने दिया, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, आपसे क्या बोलेगा कि सर ज्योग्राफी शब्द का पिता किसे कहा जाता है, ज्योग्राफी शब्द का पिता, तब आपको क्या बताना है? इरेटोस्थनीज, इरेटोथनीज, इरेटोस्थनीज। कभी प्रश्न आ जाए भूगोल का पिता, तो आप बोलोगे हिकेटियस। ज्योग्राफी शब्द का पिता, तो आप क्या बताओगे? इरेटोस्थनीज। दो बातें ठीक है। अब दूसरी बातें सुनना। अगर आपसे बोल दे सर ज्योग्राफी किन शब्दों का मेल है, तो आपको ये बताना है। हाँ, याद रखना, ज्योग्राफी लिखिए लेटिन भाषा का। क्या लिखोगे? ज्योग्राफी लेटिन भाषा, लेटिन भाषा नहीं लिखनी, आपको लिखनी है यूनान या ग्रीक भाषा, यूनान या ग्रीक भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है? यूनान या ग्रीक। ये बात भी गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आज जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं, ये जो ज्योग्राफी आप देख रहे हो, ये किस भाषा का शब्द है? तो आप बोलोगे सर ये तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। लेकिन इसे ज्योग्राफी बोलने से पहले ग्रीक या यूनानी भाषा में क्या बोलते थे? हाँ, तो याद रखना इसे जियोग्राफोस, ग्राफोस। ये आपके किस भाषा का शब्द है? ये आपके ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है, जिससे आपका क्या शब्द बना है? जियोग्राफी। क्या बना है? जियोग्राफी। तो आप बोल सकते हो सर ये जियोग्राफी को कितने शब्दों में तोड़ा गया? ज्योग्राफी के विभाजन, तो याद रख लोगे। तो ज्योग्राफी कितने शब्दों का मेल है? तो याद रखना, जियोग्राफी जो है आपके, ये जियो प्लस में ग्राफोस का मेल है। ज्योग्राफी जो बना है हमारे जियो प्लस में ग्राफोस। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सर ज्योग्राफी किस प्रकार या कितने शब्दों का मेल है, तो क्या बताओगे? जियो प्लस में ग्राफोस। ठीक है। जियो प्लस में ग्राफी मत करना, ग्राफोस याद रखना। और ये दोनों किस भाषा के शब्द है? यूनान या ग्रीक भाषा के। और सबसे पहले जियो या ग्राफोस ये शब्द देने वाले आदमी का नाम क्या था? इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। ये समझ गए? स्थनीज, इरेटोस्थनीज। और फिर ये इरेटोस्थनीज ने इनको मेल करके क्या बना दिया? ज्योग्राफी। क्या बना दिया? तो कभी प्रश्न आ जाए ज्योग्राफी शब्द का पिता कौन है, तो क्या बताओगे? इरेटोस्थनीज। लेकिन ज्योग्राफी का पिता कौन है, तो आप बताओगे हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। अब कई बार प्रश्न आता है सर भूगोल क्या है। अब सीधा सा नाम से ही पता चल रहा है भूगोल क्या है, तो आप बोलते हो सर भू प्लस में गोल, यही तो बोलते हो। भूगोल क्या है, तो आप बोलते हो भू प्लस में गोल। तो भू का अर्थ यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी या कोई चीज का धरातल, धरातल। किसी चीज पे आप रह रहे हो, जैसे आप शुक्र पे रहते तो शुक्र की आप अर्थ उसको बोल सकते थे धरातल। आप पृथ्वी पे रह रहे हो, तो इसलिए आपने भू का मतलब पृथ्वी बता दिया। तो पृथ्वी के आसपास का जो क्षेत्र है, पृथ्वी के सतह का जो ऊपर का क्षेत्र है, उसका हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। उसका हमें क्या करना है? वर्णन करना है। तो यानी कि भू का वर्णन करना ही आपका क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगोल। तो आपको लिखना कैसे है? तो आप लिखोगे भूगोल, भूगोल दो शब्दों का मेल है, भू प्लस में गोल, भू प्लस में गोल। भू का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। ठीक है ना। गोल का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन।
तो भूगोल का अर्थ भी क्या होगा कि पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना, यही होगा, पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन करना। तो ये हो जाएगा आपके ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। यहाँ से प्रश्न इतना ही आता है कि ज्योग्राफी को यानी कि लैटिन भाषा या सॉरी ग्रीक भाषा में क्या नाम दिया गया, तो आप बोलोगे ग्राफोस। अब अपनी जो बात है वो है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में किस प्रकार प्रश्न आ जाते हैं। सर हमने देखा कि जो हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी दो भागों में, कितने भागों में, एक तो हमें स्थल भाग को पढ़ना है, किस भाग को पढ़ना है, स्थल भाग को, और एक हमें पढ़ना है जल भाग को, यही तो पढ़ना है, ठीक ना। एक तो स्थल भाग को पढ़ते हैं, तो स्थल भाग में हमें क्या पढ़ने पड़ते हैं, महाद्वीप, क्या पढ़ने पड़ते हैं, महाद्वीप। अगर आप महाद्वीप पढ़ रहे हो तो आप क्या पढ़ रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो। अब महाद्वीपों के चारों क्षेत्र में जो जल है उसको हम क्या बोल सकते हैं, महासागर, यही बोलेंगे, महासागर। अगर आपसे बोल दे कि सर हमारी जो पृथ्वी है, क्या है भैया, पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी देखिए, ये मान लो जो अपना एक आलू है, क्या है, आलू है। हालांकि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, ये भी याद रखना, हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, कहीं पे तो चपटी हुई है, कहीं पे उठी हुई है, कहीं पे इस प्रकार है, और ऐसी आकृति को बुलाता है गोलाब, गोलाब। तो कभी प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोलाब, ठीक है ना, ये याद रखना। पर इसको समझने के लिए हमने इसको किस शेप पे रख दिया, इस शेप को हमने गोल में रख दिया, किस में रख दिया, गोल में रख दिया। तो इस प्रकार आपको दो बातें ये भी पता चल गई। हालांकि हमारी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है वो लगभग 51 करोड़ किलोमीटर, 51 करोड़ किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। हमारी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 51 करोड़ किलोमीटर में, ठीक है ना, ये याद रखना है। और पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है ये दो भागों में तोड़ दिया, कितने भागों में तोड़ दिया, एक स्थल भाग में तोड़ दिया और एक किस में तोड़ दिया, जल भाग में। हमारी पृथ्वी का लगभग 15 करोड़ करोड़ जो किलोमीटर का एरिया है, वर्ग किलोमीटर एरिया है, वो किस भाग में, आपके महाद्वीपों में। और उस महाद्वीप का जो हिस्सा है वो कितना है, 29.8%। अगर प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी पर आपके स्थल भाग कितना पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, 29.8%। और बाकी बचा हुआ लगभग आपके 70% भाग किसका है, यानी कि लगभग बता सकते हो 36 करोड़ किलोमीटर, किलोमीटर आपके क्या है, जलीय भाग है। और जलीय भाग को पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, महासागर, क्या पढ़ने पड़ेंगे, महासागर। स्थल भाग को पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, महाद्वीप। तो आपको इतना पता चलेगा कि जब हम पृथ्वी पढ़ेंगे तो हम स्थल जल दोनों को पढ़ेंगे, और इनके बाहर के क्षेत्र को जब पढ़ेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, वायुमंडल, क्या बोलेंगे, वायुमंडल। अब दूसरी बातें सुनिए, यानी कि अगर आपसे कोई बोल दे कि भारत क्या है, तो भारत एक क्या है, देश है, क्या एक है, देश है, जिसका खुद का संविधान है ना। अब प्रश्न यही आ सकता है, सर भारत देश तो है और हमें पता है भारत है पृथ्वी में है, कहाँ है, पृथ्वी पर है, और पृथ्वी के किस महाद्वीप में है, तो आप क्या बोलोगे, एशिया में। किस में है, एशिया। महाद्वीप कितने अपने पास, 7 महाद्वीप है, 7 में सबसे बड़ा कौन है, एशिया। अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप कहीं पे निवास कर रहे हो, जैसे कोई घर है और घर के इस कोने में बैठे, इस कोने में आप बैठ गए, तो आपकी लोकेशन बन गई ना, आपकी क्या बन गई, लोकेशन बन गई। तो ऐसे प्रश्न आ सकता है कि एशिया महाद्वीप में भारत की लोकेशन क्या है, यानी कि याद रखना, भारत एशिया में, भारत की जो लोकेशन है वो एशिया के दक्षिण पूर्व में, कहां पे है, एशिया के दक्षिण पूर्व। ये पूरा क्या है, पूरा पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी। और ये गोल वाली दिख रही आकृति, ये क्या है, आपके एशिया, क्या दिख रहा है। अब ये लोकेशन दर्शाने के लिए मैंने सिंबल लगा दिया, और ये हमारी कौन सी कंट्री है, इंडिया, ये क्या है। अगर यहाँ पे इंडिया होती तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते ना, और अगर यहाँ होती हम उसको क्या बोलते, आपके पश्चिम बोलते। लेकिन यहाँ होती तो हम उसको क्या बोलते हैं, दक्षिण। लेकिन वो यहाँ पे है, तो अब ये दिशा कैसी होती है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो नाम क्या पड़ गया, दक्षिणी पूर्वी। तो भारत की स्थिति किस महाद्वीप के अकॉर्डिंग पूछे मैंने, एशिया में। किस में पूछी है, एशिया में। एशिया में रहते हो ना आप। और एशिया का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का क्षेत्रफल कितना है, 4,50,00,000, यानी कि लगभग आपके 4.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में कौन फैला हुआ है, एशिया महाद्वीप। अगर ये मान लो पूरी पृथ्वी का जो स्थल भाग है वो कितने परसेंट है, 100% है। उस 100% में से अकेला जो एशिया है ना वो 29% हिस्सा रखता है, समझे। किसी घर का क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर,
पूरे अपने पृथ्वी का स्थल भाग का। उसमें से एशिया महाद्वीप के पास कितना एरिया है? 29%। कितना है? यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाएगा यहाँ पे? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है विशु? एशिया है। और एशिया महाद्वीप की स्थिति में भारत की लोकेशन क्या है? एशिया में भारत कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व में। ठीक है ना, आ गया समझ में? अब कई बार प्रश्न आता है कि सर ग्लोब क्या है, तो आप ग्लोब क्या बोल सकते हो? सर हमारी पृथ्वी का क्या है? मानचित्र। क्या है? मानचित्र। अब पृथ्वी को समझने के लिए हमने उसका एक मॉडल बना रखा है, उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। अब आगे समझने की थोड़ी कोशिश करें। ये तो ठीक है बात। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है कि भारत के नामकरण, यानी कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है? भारत के नामकरण, भारत के क्या नाम है? हमने सर पढ़ा कि भारत को भारत कहा जाता है, ये बात ठीक है ना? पर हमने ये भी पढ़ा है सर भारत को इंडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और भी बहुत सारे नाम है। हिंदुस्तान है, जम्बू द्वीप है, आर्यवर्त है। तो भारत का जो भारत नाम पड़ा है वो प्राचीन काल में एक जन या कबीला होता था। एक जन या, जो वर्तमान में कोई राज्य हो गया इस प्रकार का, जन या कबीला का नाम भरत था। क्या था? तो उस कबीले का नाम क्या था? भरत था। तो इसे भरत के कारण क्या नाम दे दिया? भारत, ऐसा बताया जाता है। आगे सुनिए। वायु पुराण के अनुसार दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के भरत के कारण इसका नाम क्या दे दिया? कौन से पुराण में मिलता है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के कारण इसका नाम भरत पड़ा? तो आप क्या बताओगे? वायु पुराण। और बताते हैं कि प्राचीन काल में भारत के अंदर एक कबीला या आपके क्या था? जन था। और उसका सरदार या मुखिया कौन था? भरत था। क्या था? उसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? भारत। क्या पड़ गया? भारत। और क्या फैक्ट हो सकते हैं? यानी कि इंडिया। इंडिया क्या है? याद रखना, यूनानियों ने, यानी कि ग्रीक बोल दो, यूनानी जो पहले ग्रीक, यानी कि पहले यूनानी, आज उसको ग्रीक बोलते। ये इंडस रिवर आपने देखा होगा, ये आपके क्या है? ये आपके जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है। देखा होगा इस प्रकार का है ये विवादित एरिया है इस प्रकार से। यहां से एक नदी आती है, इस नदी को अपन क्या बोलते हैं? सिंधु नदी। क्या बोलते हैं? सिंधु नदी। और सिंधु नदी को ग्रीक या यूनानी लोग क्या बोलते थे? इंडस। क्या बोलते थे दोस्तों? इंडस। क्या बोलते थे? इंडस। और इसने बताया कि ग्रीक या यूनानी लोग बोलते थे कि इंडस नदी के जो पूर्व दिशा में बसे लोग हैं ना, पूर्व दिशा में क्या है? लोग बसे। और इस सिंधु के कारण उस देश को हम क्या बोलेंगे? इंडिया। क्या बोलेंगे? इंडिया। तो आपको यह पता चल गया कि इंडस नदी के कारण भारत का नाम क्या पड़ गया? इंडिया। अब देखो यहां क्या लिख रखा है, यूनानियों ने इंडस रिवर के नाम पर सिंधु नदी के पूर्व भाग को क्या बोला? अब सिंधु नदी का जो ये पूर्वी भाग है इसको क्या बोला? इंडिया। क्या बोला? तो ये आपको ध्यान देना है। तो भारत के नामकरण में हमने एक भारत देखा और एक क्या देखा? इंडिया। तो इंडिया का नाम किस नदी के कारण पड़ता है? तो आप क्या बताओगे? सिंधु। सिंधु नदी का ना। और ये कौन से लोग बता रहे हैं अपने को? यूनानी या ग्रीक बता रहे हैं? यही तो बता रहे हैं। और देखिए, अब कई बार ये भी पूछ सकता है सर इसे हम हिंदुस्तान बोलते, क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान क्या है? सुनना मेरी बात, ये आपने सुना है, ये जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, ठीक है ना? तो यहां आपके अफगानिस्तान और ये आपके चीन साइड में एक पर्वत पड़ता है। यहाँ क्या पड़ता है? पर्वत है। उस पर्वत का नाम है हिंदू कुश। क्या नाम है? हिंदू कुश पर्वत। क्या नाम उसका? हिंदू कुश पर्वत। और हिंदू कुश पर्वत पर कुछ ईरानियों या पार्सियन लोगों के द्वारा यहाँ निवास करते थे। ईरानी या पार्सियन लोग यहाँ पे क्या करते थे? निवास करते थे। और इस पर्वत के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। एक तो ये बात भी सही है, लेकिन क्या है, कुछ ईरानी लोग जो सै है ना, सै, सै को ये क्या बोलते हैं? है बोलते। सै को क्या बोलते हैं? है। तो ईरानी लोगों ने सिंधु को क्या पढ़ा? हिंदू पढ़ा। क्या पढ़ा? सिंधु को क्या पढ़ा? हिंदू पढ़ा। तो नाम इसका क्या पड़ गया? तो आप ये भी बता सकते हो कि सर ईरानी लोग सै को क्या पढ़ते थे? उच्चारण किस में करते थे? है में करते थे। या बताते कि हिंदू कुश पर्वत पे जो निवासी रहते थे ईरानी या पार्शियल लोग, उसके कारण इस क्षेत्र का पूरे का नाम क्या रख दिया? हिंदुस्तान। क्या रख दिया? हिंदुस्तान। फिर बाद में बताते हैं कि सर भारत का नाम आर्यवर्त भी रखा गया था। आर्यवर्त। तो आर्यवर्त कैसे? आर्य द्वारा,
क्योंकि सबसे पहले जो भारत में सभ्यता आई उसका नाम क्या था? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में कौन सी सभ्यता आई थी फिर? वैदिक सभ्यता। कौन सी आई थी? वैदिक सभ्यता में आर्य लोग अपने साथ आते हैं, और आर्य लोग अपने साथ क्या लेके आते हैं? घोड़े। क्या लेके आते हैं? घोड़े। तो बताते हैं कि आर्यों के कारण भारत का नाम क्या पड़ा? आर्य। और आर्य का अर्थ क्या होता है? सबसे श्रेष्ठ या कुलीन। सबसे श्रेष्ठ या कुलीन। और याद रखना, आर्यों की भूमि के कारण, क्योंकि आर्य ज्यादा बस गए और आर्यों की भूमि हो गई, तब इस पूरे हिंदुस्तान का नाम क्या रख दिया गया? आर्यवर्त। ये नाम मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें पहले हमें यह भी पढ़ा, इसे सोने की चिड़िया बोलते थे, साउथ इंडिया में सोना ज्यादा निकलता था ना। तो जम्बू द्वीप क्या है? क्योंकि भारत का नाम क्या पड़ा है? जम्बू द्वीप। तो बताते हैं कि जम्बू द्वीप पढ़ने का कारण क्या है? सर पुराणों के द्वारा, कोई पुराण पढ़े होंगे, ग्रंथ पढ़े होंगे, बताते हैं कि इस पूरे भारत, जो अखंड भारत है, पहले अखंड भारत होता, अफगानिस्तान हो गया, ये आपके श्रीलंका, ये इस वाला एरिया, इस अखंड भारत पर यानी कि जामुन के पेड़ बहुत होते थे। जामुन, किसके पेड़ ज्यादा होते थे? जामुन के पेड़ ज्यादा। तो क्या है, पुराणों द्वारा भारत जम्बू द्वीप पर स्थित था, ऐसा बताते हैं कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था इसको क्या बोलते थे? जम्बू द्वीप बोलते थे, जम्बू द्वीप। अब जम्बू द्वीप बोलने का कारण क्या है? क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में जामुन के क्या होते थे? अधिक वृक्ष होते थे, और इस पूरे द्वीप का क्या नाम रख दिया? जम्बू द्वीप। क्या रख दिया? और इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? जम्बू द्वीप। क्या पड़ गया? तो ऐसे कोई फैक्टेड हमें याद नहीं रखने, हमें इतने याद रखने हैं कि अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सर भारत के वर्तमान नाम कितने, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ये। अगर प्रश्न आ जाए कि सर भारतीय जो संविधान है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो अपने कानून के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है ना, वो अपने लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से चलता है। हमारे संविधान में जो लिखा है ना वही प्रमाणित है। तो हमारे संविधान में भारत को दो नामों में बताया गया। एक आर्टिकल के क्लोज 1 में भारत के कितने नाम बताए हैं? 2 नाम। कितने नाम बताए हैं? 2 नाम। एक का नाम है इंडिया और एक का नाम क्या है? भारत। तो कभी प्रश्न आ जाए भारतीय संविधान में भारत के कितने नाम है? 2 नाम है। या तो इंडिया बता दो या आप क्या बता दो? भारत। और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 1 के क्लोज 1 में ये इसका उल्लेख किया गया। भारत डेट इज इंडिया, इंडिया डेट इज भारत। वही इंडिया है जिसे आप भारत बोल रहे हो, वही भारत है जो आप जिसे इंडिया बता रहे हो। तो कितने नाम है आपके भारत के? 2 नाम है। और ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो आप क्या बताओगे? आर्टिकल 1 क्लोज 1, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है इसको क्लोज में उच्चारण करना, तब जाके आपका ठीक होगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्या है। इसी प्रकार भारत इंडिया को 2 नामों से पुकारा जाता है, ठीक है ना। तो भारत को कितने नामों से पुकारा जाता है? 2 नामों से पुकारा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। आगे अब देखिए, अब कई बार अक्सर एग्जाम में बेसिक लगते हैं पर इंपॉर्टेंट बहुत है। ऐसा सुना है ना कि सर भारत का क्षेत्रफल कितना है, यही तो हम पढ़ते हैं, पढ़ा होगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखना, जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितने वर्ग किलोमीटर में? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ये तो बोलोगे जो ये लिख रखा, ये तो बोलोगे। या इसको मोटा मोटा क्या बोल सकते हो? 33 लाख, 33 लाख वर्ग किलोमीटर। अब 33 लाख क्यों बोला मैंने? क्योंकि जो 87,000 है ये लाख के निकट आ रहा है। अब इसको मैंने 1 लाख पढ़ लिया और एक ये 32, कितना हो गया टोटल? 33 हो गया। या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकता हूं? कोई बड़ी चीज है फिर बाद में कोई पॉइंट लगा दिया, तो यानी कि जो 87 है मैंने इसको पॉइंट में पढ़ लिया, 0 पॉइंट आपके 87 लाख में। तो इस प्रकार ये याद रख सकते हो। अब दूसरी बात सुनना, ऐसा प्रश्न आने के बाद में आपको यही तुलना करेगा, कंपेयर, क्योंकि हमारे देश में वर्तमान में जो मान्यता प्राप्त देश है वो कितने हैं वर्तमान में? 195। कितने हैं? 195 से हमारा जो सभी देशों का संगठन है एक यूएन ने, उसके अंदर कितने देश हैं? 193। 100 और 193 देशों के सहयोग से अगर देखा जाए तो भारत का स्थान क्या है? क्योंकि यूएनओ ही बताता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको क्या पता चल रहा है कि हमें ये पता चल रहा है कि हमारे देश से भी बड़े देश होंगे, यही तो बात है, क्योंकि अपना कौन से नंबर का स्थान है? तो हमसे बड़े देश हैं,
और कितने बड़े देश? 6 हैं। अब देखिए एक नंबर पे कौन है? अब देखिए रूस का क्षेत्रफल 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर में। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन है? कनाडा। लगभग कितना है? 1 करोड़ के पास है ये। 99.9 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। उसके बाद तीसरा कौन है? चीन है। लगभग 95.6 लाख वर्ग किलोमीटर में। 95। और उसके बाद में चौथे नंबर पे कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका कितना है? 93.6 लाख वर्ग किलोमीटर में अमेरिका का। और उसके बाद में कौन है? ब्राजील। कौन है? ब्राजील। तो ब्राजील का एरिया कितना है? 85.1 लाख वर्ग किलोमीटर में। और छठे नंबर पे कौन है? तो आप बोलोगे सर ऑस्ट्रेलिया। कौन है? तो 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर में। और हमारे 7वें नंबर पे कौन है? भारत। कौन है? और भारत का लगभग जो एरिया है वो कितना है? 33 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितने में है? क्योंकि आपने देखा है कि ये कितना है? 32.8 है, तो मैंने इसको 33 बोल दिया। बोल सकता हूँ ना, क्योंकि इसका नियर अबाउट 2 का हो रहा है, तो 33 बोल सकता हूँ ना, ये याद रखना। तो हमसे कितने बड़े देश हैं? तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा देश नहीं लिखा ना, यहाँ पे छोटा नहीं लिखा ना। अगर आपसे मैं बोल दूं कि विश्व का छोटा देश कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा देश, तो कोई पजल होने वाली बात नहीं है। तो याद रखना, विश्व का जो सबसे छोटा देश है वह आपके वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी, यही तो है, वेटिकन सिटी, जो 0.44 वर्ग किलोमीटर में है। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में भी इसका एरिया नहीं है। अगर बोल दे सर ये कौन, यानी कि जो कंट्री है कहाँ पड़ती है, तो आप बताओगे यूरोप में। कहाँ पड़ती है? और बताते सर बहुत छोटी है, लगभग 800 व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति रहते हैं? 800 व्यक्ति। तो इससे हमें एक बात और सीखने को मिल गई कि जनसंख्या में भी छोटा कौन है? वेटिकन सिटी। कौन है? और जनसंख्या में बड़ा चीन है या रूस है या भारत है? आने वाले समय में कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? भारत। अब दो बातें याद रखिए। कई बार क्या होता है, कंपेयर करता है आपको दूसरे देशों के साथ, कि बोलता है कि जो भारत है ना वो अलग अलग देशों से, मतलब क्या है, भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। आपने क्या देखा कि सर अगर हम भारत के अंदर पाकिस्तान को शामिल करेंगे तो हम कितने पाकिस्तान मिला लेंगे, तब जाके एक भारत बनेगा। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल है 0.44 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी। 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। कहाँ पे? नहीं जाने को क्या, यहाँ भूत रहते, मत जाइए यहाँ पे। जाने को क्या, चला जाइयो, कौन रोकेगा तुझे। तो भारत पाकिस्तान, यानी कि जो भारत है ना वो पाकिस्तान से का मतलब क्या होता है कि मैं आपसे बड़ा हूं ना, यानी कि मैं पाकिस्तान से बड़ा, यानी कि मैं भारत हूं, तो मैं पाकिस्तान से 4 साल बड़ा हूं ना। एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन आपको क्या समझना है कि जो भारत है ना सर, भारत इतना बड़ा है कि अगर हम पाकिस्तान के कितने टुकड़े कर सकते हैं, अगर हम कितने पाकिस्तान बना सकते हैं भारत से, तो आपको ये पता चल गया कि 4 पाकिस्तान मिलके जब जाके एक भारत बन सकता है। ये कंपेयर किया गया देशों से। उसके बाद में क्या बोला है कि जो भारत है ना सर, ये फ्रांस से 6 गुना बड़ा है। अब पर्सन आ जाएगा, जैसे पाकिस्तान से कितना गुना है, फ्रांस से भारत कितना गुना है, 6 गुना। वहीं पे जर्मनी से भारत की अगर बात करें तो ये कितना गुना बड़ा है, तो आप क्या बताओगे? 9 गुना। और उसके बाद में बांग्लादेश से 23 गुना। बांग्लादेश से कितना है? 23 गुना। यहां तक कोई दिक्कत है? पक्की बात है। तो भारत विश्व में कौन से स्थान पे है? विश्व 7वें पर। ठीक है। अरे सुषमा आप ये बताइए मुझे, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत से बड़े देश 5 है या 6 है? 6 में छठे नंबर पे कौन है? तो फिर तू लिख रही है, फिर ध्यान ही नहीं है तेरा। इधर देख, भारत के कुल क्षेत्रफल, अब भारत का क्षेत्रफल है, याद रखना हर किसी एरिया के 2 एरिया होते हैं। क्या होते हैं? 2 एरिया। एक को तो बोलते हैं रियल एरिया। क्या बोलते हैं? रियल एरिया। ठीक है ना। और एक को बोलते हैं आपके फिजिकल एरिया। क्या बोलते हैं? फिजिकल एरिया। फिजिकल का मतलब होता है भौगोलिक एरिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल, अब कुल का भी मतलब कैसा एरिया बताया है? भूगोलिकल। भूगोलिकल का मतलब क्या होता है? ये कोई भूमि, ये क्या है? कोई
भूमि है। और हमारे अंतरिक्ष में हमने कोई सैटेलाइट छोड़ रखा है, क्या छोड़ रखा है? उस सैटेलाइट ने क्या किया, इसकी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की इसकी लंबाई देखी, चौड़ाई देखी, और क्या निकाल दिया उसने, एक एरिया निकाल दिया, काउंट करके बता दिया इतने वर्ग किलोमीटर में। तो ऐसे जब कोई चीज को ज्ञात किया जाता है तो उसको बोलते हैं अपन फिजिकल एरिया, यानी कि भूगोलिक एरिया। क्या बोलते हैं? भूगोलिक एरिया। और हालांकि हमारा इसी प्रकार आपको बताना है। तो भारत का जो विश्व में एरिया है वो कितना है? 2.42%। समझे मेरी बात? अगर विश्व में 100 खेत है, कितने खेत हैं? तो भारत के पास कितने खेत होंगे? 2.42%, यही तो होंगे ना। समझ गए मेरी बात? समझ गए ना? तो यानी कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। प्रतिशत में कितना प्रतिशत है? 2.42। 2.42, कोई दिक्कत नहीं आता? ठीक है। तो ये भारत का कैसा एरिया है? भूगोलिकल है या रियल एरिया है या वास्तविक एरिया है? भूगोलिक। अब यहां देखिए, ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यह भारत का रियल ज्योग्राफिकल एरिया है, ना कि रियल एरिया। मेरी बात समझ गए? रियल एरिया का मतलब क्या होता है? आप जिस स्थान पे खड़े हो तो वहां पे जाइए, आपने कोई गहराई को भी पढ़ा, फिर उसकी डेप्थ को देखा, फिर ये गए, इस प्रकार से करोगे तो ये एरिया ज्यादा निकलेगा ना, ज्यादा निकलेगा, क्योंकि भारत उबड़ खाबड़ है, कहीं पठारी क्षेत्र है। तो इस प्रकार वास्तविक एरिया नहीं है भारत का, ये हमें कैसा एरिया पढ़ना पड़ता है? भूगोलिक। और हमेशा याद रखना, ज्योग्राफिकल एरिया से ज्यादा होता है कौन सा एरिया? अगर आप किसी क्षेत्र का रियल एरिया ज्ञात करोगे ना, जो सैटेलाइट के माध्यम से ज्ञात किया है, वो हमेशा रियल एरिया ज्यादा होता है, ना कि ज्योग्राफिकल एरिया। पर हमारा और देशों का सभी का क्या पढ़ना पड़ता है अपने को? भूगोलिक। ये याद ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला, भारत की खगोलीय स्थिति क्या है? अब खगोलीय स्थिति का मतलब क्या है? ग्लोब। आपने देखा होगा कि सर जो हम नमूना पढ़ते हैं ग्लोब, क्या पढ़ते हैं? ग्लोब। अब ग्लोब में भारत कैसे क्या है? खगोलीय स्थिति, ये याद रखना, भारत की खगोलीय अवस्थिति। अब ये पूरा क्या है आपको दिखाई दे रहा है? ये पूरा पृथ्वी है, क्या है? अब पृथ्वी के ऊपर ये जाल दिखाई दे रहा है, ये क्या दे रहा है? ये जाल है। और जाल भी किसका? ये अक्षांश का। और किसका? ये देशांतर का। किसका? ये देशांतर का। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का होगा ये। कोई भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। अब मान लो ये कोई रेखा यहां से लेकर यहां तक चल रही है, फिर इसके पीछे घूम के वापस आ गई, ये रेखा ही तो हो गई, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रही है। तो याद रखना, ऐसी कोई जो रेखाएं हैं जो इस प्रकार की है, ये तो क्या कहलाती है? अक्षांश। अगर आपको बोल दे कि सर ये हमारा रेड कलर का दिख रहा है भारत, ये भारत कहां से लेकर कहां तक है, तो ये कैसी एरिया बताएगा आपको? ये बताएगा आपको वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको ऊर्ध्वाधर रेखाएं बोलते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड होती है, लॉन्गिट्यूड खड़ी होती है। लेकिन ये वाली याद रखना क्षैतिज, इसको बोलते हैं आपके अक्षांशीय विस्तार। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय विस्तार। ये याद रखना आपको, अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का ग्लोब में अगर बात करें तो। भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, यानी कि ये अक्षांश वाला, तो ये 8 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में ये, यानी कि भारत यहां से लेकर यहां तक का जो लॉन्गिट्यूड नहीं लेटीट्यूड बताना है, ये कितने लेटीट्यूड में। अब लेटीट्यूड देखिए, अब 0 डिग्री से अगर आप ऊपर पढ़ रहे हो तो ये ऊपर का कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। कैसा गोलार्ध है? अगर आपसे बोल दे कि जो अवस्थिति है भारत की वो कौन से गोलार्ध में है, अगर ऐसे पूछे तो क्या बताओगे? उत्तरी गोलार्ध में। वैसे पूर्व में अगर इस 0 डिग्री देशांतर से इधर पूछे तो क्या बताओगे? पूर्वी। अगर देशांतर में पूछे तो भारत किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में, यही तो है। अक्षांश में पूछे तो क्या बताओगे आप? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर में भारत की स्थिति पूछे तो पूर्वी। अब देशांतर में कौन कौन सी रेखा से लेकर कहां तक है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत क्या है? लोकेट है। ये अक्षांश व देशांतर है, ये किसमें आपको बतानी पड़ेगी? ग्लोब में। किसमें बतानी पड़ेगी? ये ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। तो ग्लोब में बताने के लिए आपको अक्षांश पता होनी चाहिए और क्या पता होनी चाहिए?
देशांतर। अक्षांश के बारे में पता होना चाहिए तो आपको ये डिग्रियां पता होनी चाहिए। देशांतर के बारे में पता होनी चाहिए तो आपको ये डिग्रियां पता होनी चाहिए। रख लोगे, और यही पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छाप लेना, ये पेपर में छपेगा। अब उसके बाद देखिए आपको आगे क्या करना है। सीधा प्रश्न आ जाए कि सर भारत ग्लोब में कहां पर है, भारत है ग्लोब में कहां है। ये ग्लोब है, ये क्या है, ये आपके 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री आपके अक्षांश है। अब ये भारत है आपका, ये क्या है, भारत। अब भारत ना तो प्रॉपर कोई नॉर्थ में है, ना ही कोई साउथ में है, ना ही कोई ईस्ट में है, ना ही कोई वेस्ट में, यानी कि कोई दो दिशाओं के बीच में, ये दो दिशाओं के बीच में, यही तो है। अब दो दिशाओं के बीच में तो भारत की स्थिति क्या बताओगे आप, उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी यही बताओगे। अब आपको ये पता चल गया, जब भारत हम उत्तरी गोलार्ध में पढ़ रहे थे और पूर्वी गोलार्ध में पढ़ रहे थे, तो हमारा गोलार्ध कैसा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध। तो भारत कौन से गोलार्धों में है, तब बताओगे उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। भारत विश्व की कौन सी दिशा में है, तब आप क्या बताओगे, उत्तरी पूर्वी दिशा। दिशा बोले तो दिशा बतानी है, गोलार्ध बोले तो गोलार्ध बताना है। अब एक छोटा सा प्रश्न है, ग्लोब के कितने गोलार्ध हैं, ग्लोब के कितने कितने गोलार्ध हैं, गोलार्ध हैं। अब दूसरा प्रश्न, गोलार्ध कितने होते हैं। अभी 2 प्रश्न है, अब बताने वाले को भाई मेरी तरफ से मौसमी का जूस मिलेगा। अब बता दो, दोनों जने एक एक प्रश्न छाट लो। ग्लोब के कितने गोलार्ध हैं, गोलार्ध कितने होते हैं। 2 प्रश्न है ये बस, है। गोलार्ध किसे कहते हैं ये बताइए, गोलार्ध क्या है, गोलार्ध क्या है। ओ गिर है, ओडी है, पॉइंट हो गयो। बता गोलार्ध क्या होता है। हाँ भाई साहब, किमी को नहीं है, फैल थम। गोलार्ध क्या होता है, नमूना होता है। पूरा बुलाऊंगे तो सामने, वो तेरी है, शोर भी हो रहा रहेगी। देखो मैं बताओ क्या होता है, सुनो मेरी बात। ये ग्लोब है, ये क्या है। अब ग्लोब को हम पढ़ते ना, तब तो या तो हम उत्तरी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फेयर, या इसको ग्लोब को हम आपके ईस्ट पढ़ सकते हैं या वेस्ट पढ़ सकते हैं, अगर गोलार्ध पढ़ेंगे। अब आपको ये एक बात पता चल गई, सर किसी भी गोले का अगर कोई आधा भाग होता है ना, गोले का आधा भाग ही क्या कहलाता है, गोलार्ध। तो आप ये बोल सकते हो सर किस गोलार्ध कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 2। कितने होते हैं, कितने होते हैं। तो नहीं ये थोड़ी बताया गोलार्ध क्या हुआ है, ऐसे तुक्का मारने से। बस रुक जाओ, रुक जा चमेली। और ग्लोब के कितने गोलार्ध है, ग्लोब के कितने गोलार्ध है, तो आप क्या बताओगे। क्योंकि ग्लोब को समझने के लिए हमने कितने गोलार्धों में पढ़ते हैं उसे। वैसे गोलार्ध होते कितने हैं, अगर हमें उत्तर दक्षिण में समझना है तो उत्तर दक्षिण बोल दो, पूरब पश्चिम में समझना है तो हमें पूरब पश्चिम बोल दो। अगर किसी गोले को आप इस प्रकार काटोगे तो 2 ही गोले बने, अगर किसी गोले को आप इस प्रकार काटोगे तो भी 2 गोले बने। गोलार्ध 2 होते हैं, जबकि हमारी ग्लोब पर हम गोलार्धों को 4 भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में पढ़ते हैं, 4 भागों में पढ़ते हैं। तो आप एक बात बताइए, भारत ग्लोब में कितने गोलार्धों में है, 1 में या 2 में। हाँ सुषमा, आपसे प्रश्न क्या है, इधर देखिए मेरे पास, इधर देखिए, सुन जा एक बार, रुक जा शनि महाराज रुक जा। ये जो भारत है ये कोई क्या है, भारत देश है, ये क्या है, भारत देश है। अब भारत देश गोलार्ध ग्लोब के कौन से गोलार्धों में है, गोलार्धों में है। अब भारत कौन कौन से गोलार्धों में, भारत में अगर देखा जाए तो ये बताना आपको अब है। हाँ ये लिख रखा है, भारत उत्तरी और पूर्वी।
अब ये बात मैंने कहाँ बोली है, यही बात बोली है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको भारत के लिए कितने गोलार्ध बताने पड़ेंगे? तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये लिख लिए ऊपर की बातें, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, अगला पॉइंट देखिए। अब आपसे ऐसी लाइनें आती है, देखिए अब इधर देखिए आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न बनेगा, सुषमा इधर देखिए। प्रश्न ये बनता है, भारत का कुल अक्षांश विस्तार क्या है? भारत कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री के बीच में फैला हुआ है, यही बात है। अब एक प्रश्न और है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार बताइए, मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार बताइए। मेजरली अगर बात करें, दो प्रश्न बन गए। अगर ऐसी लाइन आ जाना कुल अक्षांश विस्तार बताना है, तो आपको अंडमान निकोबार की, जो आपके पोर्ट ब्लेयर के निकोबार में एक आपके इंदिरा पॉइंट पॉइंट पड़ता है, वो भारत का अंतिम पॉइंट है, वहां से चलना है अपना। और वहां पे जो लेटीट्यूड लाइन बनती है वो 6 डिग्री 4 मिनट की बनती है, 6 डिग्री। और वहां से अब ऊपर चलोगे लास्ट कितना आ जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट। प्रश्न क्या है, भारत का कुल अक्षांश विस्तार क्या है? तब आपको ये 8 डिग्री वाला नहीं बताना, तब आपको कहां से चलना है, 6 डिग्री 4 मिनट से। और ये कहां से पड़ता है, आपके उत्तरी गोलार्ध का, यानी कि अंडमान निकोबार वाला। लेकिन मुख्य भूमि से चलेंगे तो कन्याकुमारी से। अब दूसरा प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार बताइए। तब आपको 8 डिग्री 4 मिनट से चलना, तब आपको कहां से चलना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहां तक जाओगे, लास्ट है 37 डिग्री 6 मिनट। तब आप ये क्या चीजें बता रहे हो मुझे, अक्षांश से विस्तार बता रहे हो सर, कि इतने अक्षांशों के बीच में भारत फंसा हुआ है, समझ गए। तो कभी भी एग्जाम में जब ये कुल शब्द आएगा ना, तब आप कौन सी डिग्री का प्रयोग करोगे, 6 4 का, ठीक है ना। और कुल शब्द ना आए, हमेशा सीधा प्रश्न आ जाए कि भारत की अक्षांश से विस्तार बताइए, तो आपको कहां से चलना है, कन्याकुमारी से। कहां से चलना है, कन्याकुमारी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बस ये याद रखना। कुल शब्द आ जाए तब आपको 6 डिग्री 4 मिनट का लेना है, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात है। अब दूसरी बात, जब अक्षांश पूछने के बाद दूसरी लाइनें पूछ लेगा आपसे, देशांतर। अब भारत कितने देशांतरों के बीच में फैला हुआ है, तो देशांतर में तो हमने देखा ये 0 डिग्री है। अब ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, ऐसे करते करते भारत की कौन सी डिग्री आ गई, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। अब देशांतर में भारत कौन से गोलार्ध में, पूर्वी में, पूर्वी में है, अक्षांश में उत्तरी में था, इसलिए वहां पे तो हमें पढ़नी पड़ती है उत्तरी अक्षांश। देशांतर जब पड़ेगा तो हमें क्या पढ़नी पड़ेगी, पूर्वी देशांतर। क्या पढ़नी पड़ेगी, पूर्वी देशांतर। अब ये जो दिशा आप पढ़ रहे हो ना, उत्तरी पूर्वी, ये हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ग्लोब के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, भारत के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे। अगर भारत की दिशा के अकॉर्डिंग बोलोगे तो आप बोलोगे सर ये तो दक्षिण होना चाहिए, ये तो पश्चिम होना चाहिए, अब यहाँ आप उत्तर पूर्व बता रहे हो। हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ग्लोब, क्योंकि ये सारी जो लाइनें हैं ये किसके ऊपर है, ग्लोब। तो ग्लोब में बताना आप कहाँ पे कहाँ फंसे हुए हो, यही बात बतानी है, ठीक है ना। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितने डिग्री से लेकर है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में किबिथु यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का कैसा देशांतरीय है, पूर्वी देशांतरीय। कैसा देशांतरीय भारत का, पूर्वी देशांतरीय, ये आपको ध्यान देना है, ये एग्जाम में आएगा। और क्या प्रश्न आ सकता है, जब आपके अंतर भी पूछ सकता है कि सर भारत के अक्षांश का अंतर देखा जाए कि यहां से यहां तक जो अक्षांश है ना बीच में, ये कितने डिग्री का गैप है, तो आप बोलोगे सर ये 29 डिग्री 2 मिनट का गैप है। कितने डिग्री का, 2 मिनट का। और भारत के देशांतरीय में कितना है ये, 29 डिग्री 18 मिनट का। गैप ज्यादा किस में भारत है, किस में है, बीच में मोटा ज्यादा है ना। अब दो बातें बताइए सर, हमें कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है कि जब हम लद्दाख से कन्याकुमारी जाते हैं तो हमें दूरी तय करनी पड़ती है 32-14 किलोमीटर। कितनी करनी पड़ती है, 32-14 किलोमीटर, यही तो है। और हमें पता चला हम गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की ओर जाते हैं तो हमें दूरी तय करनी पड़ती है 2933 किलोमीटर। और सर जब आप ये चीज बता रहे हो तो यहाँ पे तो गड़बड़ा गई। अब बड़ा कौन सा है, उत्तर से दक्षिण बड़ा है या पूरब से पश्चिम बड़ा है? अब ये बताओ फिर ये चीज यहां क्यों ज्यादा आ रही है, क्या मोटा है ये बीच में, ऐसे थोड़ी मोटा होगा, कुछ भी बीच में मोटा है। अब ये बताइए, कंपेयर करें,
एक तो तूने रस्सी मारी इस प्रकार, जब रस्सी लगी इतनी, और एक ऊपर से करी जब लगी रस्सी इतनी। बट यहां पे आप जब ये अक्षांश डिग्रियां देखोगे, इसमें तो डिग्री में अंतर भी खूब आ गया, लगभग आपके 17 मिनट का अंतर है। ऐसा क्यों है? अब देखिए ऐसा भी बताएंगे क्यों है ये। यहां तक कोई दिक्कत है? भारत का उत्तरी और दक्षिणी जो अंतर आपसे पूछे तो अक्षांशों में, देशांतर में ही आपको बताना है। भारत के लगभग, चाहे उत्तरी अक्षांश का पढ़ लो चाहे पूर्वी देशांतर का पढ़ लो, कितने कितने का अंतर बता सकते हो आप? 30-30 डिग्री का। कितना बता सकते हैं? 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री इस साइड, यही तो बता सकते हैं अपन। आप सुनिए, और अब यहां देखिए, भारत की जो लेंथ है वो कितनी है? 32 है। अब इस प्रकार की लेंथ है वो कितनी है? 29 है, 33। ये लिखा है उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई बता दोगे 3214, जबकि पूरब से पश्चिम भारत की चौड़ाई क्या बता सकते हो? तो कम है, मैंने इसको चौड़ाई बोल दिया, लेकिन मैं यहाँ लंबाई, दोनों साइड लंबाई का प्रयोग कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद लंबाई और चौड़ाई में भारत का अंतर कितना है? 281 किलोमीटर। कितना अंतर है? अब ये अंतर ऐसा क्यों है? अब ध्यान देना, क्योंकि दो देशांतरों के बीच की जो रेखा की दूरी होती है वो किस रेखा पे ज्यादा होती है? भूमध्य रेखा पे। किस पे ज्यादा होती है वो? भूमध्य पे होती है। अब कैसे सर? जैसे ये क्या है आपके ग्लोब है, ये क्या है? अब ये आपके 0 डिग्री देशांतर है, देशांतर नहीं अक्षांश है। अब ये कोई नॉर्थ पोल है, ये कोई साउथ पोल है। अगर इस प्रकार कोई रेखा आई, ठीक ना, अब ये कोई कोई रेखा और आ गई, तो इनके जो बीच की दूरी है ना, ये ऊपर से क्या होगी भाई, और यहां से क्या होगी, ये ज्यादा होगी ना। जैसे जैसे इसकी ओर जाएंगे तो दूरी कम होती जाएगी ना। तो यही तो बात है, यही बात आपको याद रखनी है। तो इसने क्या बोला, क्योंकि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है तो क्या होती है? हमेशा कम होती है। क्या होती है? कम होती है। भारत 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद सकरा हो जाता है। अब मतलब कैसे है? अब देखो, यहां से भारत के बीचों बीच रेखा है, उससे बोलते हैं 23.5। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री। और इसके नीचे एक रेखा है, उसका नाम है 22 डिग्री। क्या है? अब 22 डिग्री के बाद जब नीचे जाओगे आप भूमध्य रेखा की ओर, तो भारत की जो चौड़ाई है वो कैसी होती जा रही है? सक्रिय होती जा रही है। पॉइंट बन सकता है कि भारत किस रेखा के बाद में सकरा होने लग जाता है। 22, भारत 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद सकरा होता है, तथा अंत में हिंद महासागर में दो भागों में बांट दिया जाता है। इतना सकरा होने के कारण पता चल गया कि जो यहाँ पे पानी था ना, उस पानी को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। कितने टुकड़ों में तोड़ दिया? दो टुकड़े कैसे? एक का तो नाम रख दिया बंगाल की खाड़ी, एक का नाम रख दिया आपके अरब सागर। किसने तोड़ा ये काम? तोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? भारत। जब कभी ऐसा भाग हो जाए, नुकीला वी शेप में हो जाए, तो इसको बोलते हैं आपके प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाद में हम पढ़ेंगे। और सुनिए अब क्या करना है। तो अक्षांश व देशांतर पता चल गए, कितने डिग्री से कितने तक है। भारत की लंबाई चौड़ाई पता चल गई, लंबाई चौड़ाई में कितना अंतर है वो भी आपको ध्यान देना है। और सुनिए, अगला पॉइंट क्या है? अक्सर एग्जाम में पॉइंट आते हैं। आपने पढ़ा है कि सर हमें कोई प्लॉट दे दिया। क्या दे दिया? कोई प्लॉट दे दिया। बोला कि प्लॉट के नॉर्थ छोर पे कौन है, किसका है, और प्लॉट के साउथ छोर पे किसका घर है, और आपके पूर्व में और पश्चिम में किसका घर है। यही तो है। ऐसे ही भारत पे लागू होती है हर चीज, कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का पूर्वी बिंदु या पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ये तो बताने आपको। अब भारत के जब कभी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको 5 पॉइंट याद रखने। कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट याद रखने। अब 5 पॉइंट कैसे? एक तो सबसे ऊपर का जो बिंदु है ना, भारत का उत्तरी बिंदु, उसे बोलते हैं इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं? जो लद्दाख में, कहां पे ये, जो पाकिस्तान के कब्जे में, ठीक है ना। उसके बाद में भारत का एक आता है दक्षिणी बिंदु, एक क्या है, उसे बोलते हैं आपके कन्याकुमारी या कैंप कैमोरिन। कन्याकुमारी या कैंप कैमोरिन। एक बिंदु आता है आपके पश्चिमी। क्या आता है? पश्चिमी। उसे बोलते हैं आपके गोहर माता। क्या बोलते हैं? गोहर माता। यहाँ पे दिख नहीं रहा, दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूर्वी की अगर बात करें तो किबिथु याद रखना, अरुणाचल प्रदेश का। और एक बिंदु याद रखना आपको, दक्षिणतम बिंदु। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएगा
कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बताइए, तब तो कन्याकुमारी। सीधा प्रश्न आ जाए, भारत का सबसे दूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अब भारत की भूमि से सबसे दूर कौन है? इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट। याद रखना, सन 1984 में इंदिरा गांधी की क्या हो गई? डेथ हो गई, हत्या हो गई। ठीक है, तो 1984 के बाद इन जो इंदिरा पॉइंट बोलते हो, तो 1984 से पहले याद रखना, इस इंदिरा पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट नहीं था, इसका नाम था पिगमिलियन। क्या नाम था? पिगमिलियन या पार्सिन। अब देखिए यहां पे, और अगर भारत का उत्तरी बिंदु पूछे तो क्या बताओगे? इंदिरा कोल। भारत का दक्षिणी बिंदु बताए तो क्या बताओगे? कन्याकुमारी। ठीक है ना? और दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन या पार्सन पॉइंट। लेकिन लाहा चिंग भी इसका नाम था, बाद में 1984 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? इंदिरा पॉइंट। क्या कर दिया? पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? किबिथु या अरुणाचल प्रदेश। किबिथु या अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें तो हाँ, गौर माता या गोहर माता, जो कहां पड़ता है? आपके गुजरात में। ठीक है, तो ये भारत के अंतिम बिंदु याद रखने। कर लोगे यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? समझ गए? अब एक प्रश्न बता मुझे, भारत का भारत का सबसे उत्तरी राज्य, उत्तरी राज्य कौन सा है? बताओ, उत्तरी राज्य कौन सा है? मैं तुझसे पूछ रहा हूं। अब बता दो यहाँ। हाँ, कौन सा है? लद्दाख। अब एक बात बताइए, लद्दाख राज्य है या आपके केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी राज्य क्षेत्र। अगर प्रश्न ये पूछे ना, भारत का सबसे उत्तरी राज्य क्षेत्र, तब आप क्या बता सकते हो? लद्दाख। क्या बता सकते हो? बट मैंने यहां आपसे केवल क्या पूछा? ओनली फॉर स्टेट पूछा है, तो स्टेट में आपका क्या हो जाएगा? एचपी। क्या हो जाएगा? यानी कि हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है ना? अब इस मैप को देख लो अच्छे से, और देख के ये बता दो मुझे कौन कौन सा राज्य कौन सा क्या है, जैसे पॉइंट रखते ही। इस वाले राज्य का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? गुजरात। ठीक है, इस वाले का नाम क्या है? गोवा। क्या नाम है? गोवा। और इस वाले राज्य का नाम क्या है? अब बताइए। बताइए, मेरे साइड क्या देख रहे हो? हाँ, झंडू बम। ये कौन सा देश है? भारतीय होगा ये? अब बताइए फिर। पता नहीं तुम्हारा? देखता हूँ मैं कितना पानी में हो आप। मेघालय भी नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है ये। तू रहने दे, तुझसे तो वैसे नहीं आता। त्रिपुरा। कौन सा ये? त्रिपुरा। ठीक है, अब ये बताइए मुझे, तेलंगाना। ये कौन सा है? बैठ जा, उड़न लाग रही है। उसके बाद में ये बताइए, मध्य प्रदेश। और ये बताइए,
ये बताइए। कुछ फैल हो, तुम्हें आता ही नहीं है कुछ। बताइए क्या है। महाराष्ट्र है। और ये बताइए कौन सा स्टेट है ये। हाँ भाई साहब। झारखंड है ये। छत्तीसगढ़ है ये। कौन सा छत्तीसगढ़। आंगली लगा के बताओ राजा। आजा आजा। कौन सा छत्तीसगढ़ है? दूर बता दे आंगली लगा के। ये कौन सा है, आंगली तो लगा। है वो बता, आंगली लगा। हम्म। ये कर्नाटक की है ये। कर्नाटक। और ये केरल। केरल। और ये तमिलनाडु। और ये छत्तीसगढ़ है। कौन सा ये। छत्तीसगढ़। और ये ओजा को नहीं, आंध्र प्रदेश है। ये उड़ीसा, ये क्या है। उड़ीसा, यही तो उड़ीसा। ठीक है। और ये वाला जो स्टेट दिखाई दे रहा है ये इस प्रकार है। ये पश्चिम बंगाल, ये क्या है। पश्चिम बंगाल। और ये वाला कौन सा है। यो झारखंड है। झारखंड है यो। और ये कौन सा है, जरा जरूरत पड़ेगी थाने। बिहार समझ गयो। और ये कौन सा है। यूपी। और ये कौन सा है। उत्तरा उत्तराखंड है। और ये कौन सा है। हिमाचल प्रदेश। और ये कौन सा है। पंजाब। ये कौन सा है। और ये कौन सा है। HR। ये कौन सा है। और ये कौन सा है। दिल्ली। ये कौन सा है। दिल्ली। और ये कौन सा है। लद्दाख। ये कौन सा है। ये जम्मू है। ठीक है। और ये वाला कौन सा है। सिक्किम। सिक्किम, ये कौन सा है। सिक्किम। और ये कौन सा है। अरुणा अरुणाचल। ये कौन सा है। और ये वाला कौन सा है। नागा नागालैंड। और ये वाला कौन सा है। मणि मणिपुर। और ये कौन सा है। मिजोरम। मिजोरम कौन सा ये। और ये वाला कौन सा है। असम। ये कौन सा है। असम। ठीक है ना। और ये वाला पूछे तो मेघालय। कितने ये। मेघालय। और यहाँ एक पड़ता आपके, उसका नाम याद रखना। दमन। दमन व दीप दादरा नगर हवेली। और जो यहाँ पड़ता है उसका नाम है आपके पांडु पांडुचेरी। ठीक है ना। और जो यहाँ पड़ता है आपके ये इस वाला, ये आपके अंडमान निकोबार। निकोबार। और जो यहाँ पड़ता है लक्षद्वीप। और जो यहाँ पड़ता है ये आपके इस साइड चंडीगढ़। ये इतने। ठीक है ना। आगे इनमें मैं बात करूँ, राज्य कितने हैं और आपके यूनियन टेरिटरीज कितने, ये 8 है। ठीक है ना। कोई दिक्कत है। अंतिम बिंदु कौन से है याद रख लोगे। पक्का ना। कोई दिक्कत नहीं।
अब इनकी कैपिटल और बताइए, सभी की कैपिटल और बताइए। हाँ भाई, गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। पणजी। और लक्षद्वीप की कैपिटल? कावरती। हाँ। और केरल की? तिरुपुरम। और तमिलनाडु की? चेन्नई। और पांडुचेरी की? पांडुचेरी। और तेलंगाना की? हैदराबाद। और अंडमान निकोबार की? पोर्ट ब्लेयर। मेघालय की? शिलोंग। और त्रिपुरा की? अगरतला। और मिजोरम की? आइजोल। आइजोल। और मणिपुर की? इम्फाल। और नागालैंड की? कोहिमा। और अरुणाचल की? इटा। असम की? दिसपुर। और सिक्किम की? गंगटोक। और लद्दाख की? ले। और जम्मू एंड कश्मीर की? श्रीनगर। पंजाब की? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की? चंडीगढ़। और दिल्ली की? एनसीआर दिल्ली बोल दो, चाहे दिल्ली, ठीक है ना। यूपी की? लखनऊ। और मध्य प्रदेश की? भोपाल। राजस्थान की? जयपुर। महाराष्ट्र की? मुंबई। दमन द्वीप की? दमन। गुजरात की? गांधी नगर। गांधी। कर्नाटक की? बेंगलोर। बेंगलुरु। बेंगलोर कर दो। आंध्र प्रदेश की? अमरावती। अमरा। और छत्तीसगढ़ की? रायपुर। और उड़ीसा की? भुवनेश्वर। और पश्चिम बंगाल की? कोलकाता। कोलकाता। किन जागो? कैमरो हिलाओगो तो मन देखा विचार। बिहार की? पटना। और झारखंड की? रांची। कोई रह गया और? कोई स्टेट? उत्तराखंड की? देहरा देहरादून। और हिमाचल प्रदेश की? शिमला। ठीक है। बस ये आपके स्टेट हो गए। तो टोटल आपसे मैं बोल दूं, राज्य क्षेत्र कितने हैं? राज्य क्षेत्र 28 प्लस में 8 बराबर में कितने हैं? तो राज्य क्षेत्र बोले तो कितने बताओगे आप? 36। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लो, देख लो। इसमें देखना कुछ ये समझ में ना आए तो ये पूछ सकते हो, अंतिम बिंदु कौन से हैं। बस इतना ही याद करना है आज। ठीक है।